नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के उस हिस्से की बात करने वाले हैं जिसे अक्सर इसकी आत्मा कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकारों की। ये वो अधिकार हैं जो संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं और हर भारतीय नागरिक को एक सम्मान भरी जिंदगी की गारंटी देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये मौलिक अधिकार हैं क्या और ये हम सबकी जिंदगी के लिए इतने जरूरी क्यों हैं? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं एक एक करके। मतलब आसान भाषा में समझें तो ये वो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो हर नागरिक को मिलते हैं। और हाँ, ये सिर्फ कागज पर लिखे हुए वादे नहीं हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, अगर कोई इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करता है तो हम सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। कह सकते हैं कि ये हमारे लोकतंत्र की असल बुनियाद है। तो आज का हमारा सफर कुछ इस तरह का रहेगा। हम इन 6 जरूरी हिस्सों को एक एक करके देखेंगे और ये भी जानेंगे कि ये अधिकार सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे असर डालते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम सीधे अधिकारों की लिस्ट पर कूदें, हमें उन 2 मजबूत पिलर्स को समझना होगा जिन पर यह पूरा ढांचा टिका है, और वो हैं अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13। देखिए, अनुच्छेद 12 ये बताता है कि ये अधिकार हमें किससे सुरक्षा देते हैं। ये राज्य के खिलाफ मिले हैं। अब राज्य का मतलब सिर्फ सरकार नहीं, बल्कि संसद, सरकारी कंपनियां, यहां तक कि स्थानीय पंचायत भी इसमें शामिल है। और फिर आता है अनुच्छेद 13, जो इन अधिकारों को एक तरह की सुपर पावर देता है। ये साफ कहता है कि कोई भी कानून, चाहे वो कितना भी पुराना क्यों ना हो, अगर इन अधिकारों के खिलाफ जाता है तो वो कानून रद्द माना जाएगा। तो चलिए अब आते हैं अधिकारों के दिल पर, यानी समानता और स्वतंत्रता का अधिकार। ये वो सिद्धांत हैं जो किसी भी इंसाफ पसंद समाज की नींव होते हैं। तो सबसे पहले आता है समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से 18 तक कवर होता है। देखिए, आर्टिकल 14 कहता है कि कानून की नज़र में सब एक बराबर हैं। फिर आता है आर्टिकल 15, जो किसी भी तरह के भेदभाव पर रोक लगाता है, चाहे वो धर्म हो, जाति हो या लिंग। आर्टिकल 16 ये पक्का करता है कि सरकारी नौकरी में सबको बराबर मौका मिले। और आर्टिकल 17 ये बहुत ज़रूरी है, ये छुआछूत जैसी प्रथा को पूरी तरह खत्म करता है। आखिर में आर्टिकल 18 है, जो सेना या पढ़ाई लिखाई से जुड़े टाइटल्स को छोड़कर बाकी सब खत्म कर देता है। अब जरा इस पर गौर कीजिए। अनुच्छेद 14 में 2 बड़ी दिलचस्प बातें हैं। एक तरफ है कानून के समक्ष समानता, जिसका सीधा मतलब है कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, और दूसरी तरफ है कानूनों का समान संरक्षण, जिसका मतलब है कि अगर हालात एक जैसे हैं तो कानून भी सब पर एक जैसा ही लागू होगा। इसके बाद आता है आज़ादी का अधिकार। अनुच्छेद 19 हमें 6 तरह की आज़ादियां देता है, जैसे बोलने की, शांति से जमा होने की, कहीं भी आने जाने की। अनुच्छेद 20 और 22 हमें गलत तरीके से गिरफ्तारी और सजा से बचाते हैं। और फिर है अनुच्छेद 21, जिसे जीवन का अधिकार भी कहते हैं। और बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी परिभाषा को बहुत बड़ा कर दिया है। अब इसमें प्राइवेसी का अधिकार और साफ सुथरे पर्यावरण का अधिकार भी शामिल है। और ये देखिए, अनुच्छेद 21 का ही एक विस्तार है। बाद में एक नया आर्टिकल 21A जोड़ा गया, जिसने 6 से 14 साल के हर बच्चे के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया। सोचिए, यह हमारे देश के भविष्य के लिए कितना बड़ा और जरूरी कदम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उन अधिकारों को देखते हैं जो इंसान के सम्मान और उसकी आस्था यानी विश्वास की रक्षा करते हैं। ये अधिकार पक्का करते हैं कि हर किसी के साथ इज्जत से पेश आया जाए। शोषण के खिलाफ अधिकार हमें अनुच्छेद 23 और 24 में मिलते हैं। अनुच्छेद 23 सीधे सीधे इंसानों की खरीद फरोख्त यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ज़बरदस्ती काम करवाने पर रोक लगाता है। वहीं अनुच्छेद 24 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री या खदान जैसी खतरनाक जगहों पर काम करने से बचाता है। भारत एक सेक्युलर देश है और इसकी झलक अनुच्छेद 25 से 28 में साफ दिखती है। ये अनुच्छेद हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने, उस पर अमल करने और उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी देते हैं। इतना ही नहीं, धार्मिक समूह अपने मामलों को खुद मैनेज कर सकते हैं। हमारा अगला पड़ाव वो अधिकार हैं जो भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती यानी इसकी विविधता को बचाने का काम करते हैं। ये खास तौर पे अल्पसंख्यक समुदायों के लिए हैं। तो अनुच्छेद 29 और 30 ये पक्का करते हैं कि जिन लोगों की भाषा, लिपि या संस्कृति अलग है, वो उसे बचा सकें और आगे बढ़ा सकें। मतलब अल्पसंख्यक समुदाय न सिर्फ अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं, बल्कि उसे बढ़ावा देने के लिए अपने स्कूल कॉलेज भी खोल सकते हैं और उन्हें चला सकते हैं। अब हम उस अधिकार पर पहुंच गए हैं जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का दिल और आत्मा कहा था।
ये वो मास्टर की है जो बाकी सारे अधिकारों को असलियत में काम करने लायक बनाती है। एक पल के लिए सोचिए, मान लीजिए किसी को बोलने की आज़ादी से रोका जाता है या किसी के साथ सिर्फ उसकी जाति की वजह से बुरा बर्ताव होता है, तब वो क्या करे? क्या ये अधिकार सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बनकर रह जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसका जवाब है अनुच्छेद 32। ये एक बहुत बड़ी शक्ति है। ये हमें अधिकार देता है कि अगर हमारा कोई मौलिक अधिकार छीना जाए तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट हमारे अधिकारों को लागू करवाने के लिए रिट्स नाम के खास ऑर्डर जारी कर सकता है। ये बहुत पावरफुल होते हैं। तो अब हम अपने सफर के आखिरी हिस्से में हैं। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये अधिकार अनलिमिटेड नहीं है। संविधान ने एक संतुलन बनाया है और कुछ खास हालात में संसद इन पे कुछ सीमाएं लगा सकती है। अनुच्छेद 33, 34 और 35 इसी बारे में बात करते हैं। जैसे देश की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 33 संसद को ये अधिकार देता है कि वो सशस्त्र बलों यानी हमारी आर्मी, नेवी वगैरह के अधिकारों में कुछ बदलाव कर सके। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ के दौरान प्रतिबंधों की बात करता है और अनुच्छेद 35 संसद को इन सभी अधिकारों को जमीन पर लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है। तो कुल मिलाके ये मौलिक अधिकार सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं है, ये वो मूल्य हैं, वो वैल्यूज हैं जो बताते हैं कि हमारा लोकतंत्र कैसा है। ये हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने और आगे बढ़ने का मौका देते हैं। और आखिर में बस एक सवाल, क्या एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इन अधिकारों को जान लेने तक ही खत्म हो जाती है, या असली काम ये पक्का करना है कि ये अधिकार जमीने हकीकत बने, न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हर एक भारतीय के लिए? इस पर सोचिएगा जरूर।